क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर स्पिन क्या होता है, स्पिन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ऑपरेटर्स कैसे होते हैं और उन ऑपरेटर के आप लोग कम्यूटेटर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। फिर आप लोगों ने पढ़ा था पोस्टुलेट नंबर 6 जिसके अंदर आप लोग बात करते हो किसी ऐसे मॉलिक्यूल की जिसके अंदर आपके पास एटलीस्ट 2 फर्मियोन्स होते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो होता है टोटल वेव फंक्शन वो आपके पास एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ये कहा गया था आपको पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर। तो अगर आपको टोटल वेव फंक्शन देखना है तो आपको देखना पड़ता है स्पेस वाला पार्ट भी और स्पिन वाला पार्ट भी, और अगर आपको सिमेट्री वाइज इनको देखना है तो आपको सिमेट्री डिफाइन करनी पड़ेगी स्पेस वाले पार्ट की भी और आपके स्पिन वाले पार्ट की भी। तो आप लोगों ने वहां पर एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने स्पेस वाले पार्ट की और स्पिन वाले पार्ट की सिमेट्री को डिफाइन किया था। और फिर आप लोगों ने देखा था कि आखिर आपके पास कौन कौन से पॉसिबल टोटल वेव फंक्शन हो सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद अगर आप लोग जाओगे n इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, अगर आप लोग जाओगे 3 इलेक्ट्रॉन के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वहां पर आप लोग के पास जनरल इंस्पेक्शन से आप लोग स्पिन वाले पार्ट की सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है स्लेटेड डिटरमिनेंट की, जिसकी हेल्प से आप लोग एंटी सिमेट्रिक वाला स्पिन फंक्शन बड़े इजीली निकाल सकते हो कोरस्पॉन्डिंग टू n इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि आखिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूलेज जिनके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, और ये फॉर्मूले आपके बिलोंग कर रहे होंगे पोस्ट क्वांटम, यानी कि जो आपकी असली क्वांटम होती है श्रोडिंगर के बाद वाली, उसके पहले आपके पास जो क्वांटम केमिस्ट्री होती है उसके अंदर आपके पास जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 10 of quantum chemistry unit number 4. I hope कि आप लोगों ने पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पे कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूलेज जिनके ऊपर से आपके पास ASIR नेट के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। वो फॉर्मूले बिलोंग करते हैं आपकी पोस्ट क्वांटम से, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन के पहले वाली आपके पास जो क्वांटम केमिस्ट्री थी उसको बिलोंग करते हैं फॉर्मूलेज, और उनके ऊपर से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। अगर वहां से क्वेश्चंस आए ASIR नेट के अंदर तो आपके पास वो 2 मार्क्स के अंदर ही आएंगे और बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आएगा। पहले आपके पास बहुत पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर वो फॉर्मूले आपके पास क्या कह रहे थे, उन फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आपके पास जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन को लेकर, उसके अंदर कुछ डाउट्स आए हैं। तो पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। और सबसे पहले मेरे पास एक डाउट आया था कि आपके पास यहां पर जो पॉइंट नंबर 1 था ये आपको अच्छे समझ में नहीं आया। पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा था दैट वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास कौन कौन से वेव फंक्शन को आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो, किन किन वेव फंक्शन को आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हो, कैसे यूज करेंगे वो बात की बात है, लेकिन किन किन फंक्शन को आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो ये हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। और मैंने बताया था वो पहला पॉइंट दैट इज वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट, यानी कि आपके पास जो वेव फंक्शन होता है ये आपके पास कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपका ये वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। अब आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग एवरेज वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। आप लोग कैलकुलेट करते हो एवरेज वैल्यू को कुछ इस तरीके से, आपके पास फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन m का ऑपरेटर इनटू में साई इनटू में डी टाउ डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साई साई डी टाउ। और अगर आपका वेव फंक्शन होता है नॉर्मलाइज तो आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साई साई वापस क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आपका वेव फंक्शन होता है नॉर्मलाइज तो आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 1 के बराबर हो जाएगी। दैट मींस आपके पास यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साई m का ऑपरेटर इनटू में साई इनटू में डी टाउ। और अगर आपको यहां पर ये एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी भी वेरिएबल के ऊपर, मान लो आपका जो फंक्शन है वो आपका x का वेरिएबल है, तो अगर आपको x इज इक्वल टू 1 के ऊपर निकालनी है अपनी पोजीशन की वैल्यू, यानी कि अपना ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहां पुट करना पड़ता है अपना फंक्शन, आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा अपना ऑपरेटर, आपको यहां पुट करना पड़ेगा अपना वापस से फंक्शन। तो आप लोग अगर पोजीशन को निकाल रहे हो तो पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको ऑपरेटर तो पहले से ही पता है। और अगर आपका यहां पर ये साई इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर आपका ये साई यहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर आप लोग अपना ऑब्जर्वेबल कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उस वेरिएबल के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपके पास ये एवरेज वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये भी आपके पास इनफाइनाइट ही निकल जाएगी। और अब फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग यहां पर पोजीशन का ऑपरेटर यूज करने वाले हो, काइनेटिक एनर्जी का यूज करने वाले हो, पोटेंशियल एनर्जी यूज करने वाले हो, आप लोग यहां पर किसी भी
भी ऑपरेटर को यूज कर लो, आपके पास यहां पर ये क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है एज x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 के ऊपर आपके पास सारे के सारे ऑब्जर्वर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट के बराबर ही हो जाएगी। लेकिन अगर आपका जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं हुआ, मान लो आपके पास यहां पर जो फंक्शन मैं यहां पर ले रहा हूं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, तो पहले आप लोग इसको क्या करोगे, पहले आप लोग इसको करने वाले हो नॉर्मलाइज्ड, और फिर आप लोग क्या करने वाले हो, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने वाले हो अपने साई अननॉर्मलाइज्ड से, क्या बन जाने वाला है, वो बनने वाला है साई नॉर्मलाइज्ड। इस तरीके से ही आप लोग अपने फंक्शन को क्या करते हो, नॉर्मलाइज करते हो। अगर आपके पास फंक्शन होता है अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन आपके पास यहां पर गिवन है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से, आपके पास क्या बन जाएगा, वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाएगा। और आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, इसी को ही आगे जाकर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हो। तो अगर आपका अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाता है इनफाइनाइट एट एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मान लो पास यहां पर वेरिएबल क्या है, x ही है, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर x इक्वल टू 1 के ऊपर आपका जो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है आपस ये क्या बन रहा है, यहां पर इनफाइनाइट के बराबर बन रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस फंक्शन को करने वाला नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, आप यहां वैल्यू चेक करते हो इंटीग्रल ऑफ साई इनटू में डी टाउ की, और अगर आपके पास ये वैल्यू निकल कर आती है 1 के बराबर, तो आपका फंक्शन कैसा होता है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन आप लोग उसको मानते हो। लेकिन अगर आपके पास यहां पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आती है, तो वो जिसके भी बराबर आती है आप लोग उसका उल्टा करते हो, रूट लगाते हो, आपस क्या होता है, वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो जाता है। दैट मींस आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में इंटीग्रल ऑफ साई इनटू में डी टाउ का अंडर रूट। और अगर आपके पास यहां पर ये होने वाला है अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और अगर आपके पास यहां पर ये x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है, इनफाइनाइट के बराबर, बस पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन में इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइट इनटू में डी टाउ बन जाएगा। बस पूरा क्या बनने वाला है, या बनने वाला है यहां पर 1 अपॉन में इनफाइनाइट, और 1 अपॉन में इनफाइनाइट बस क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, इज इक्वल टू 0 होता है। यानी कि आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। और जब आप लोग यहां पर इस n की वैल्यू को पुट करने वाले हो, अपने यहां पर पुट करोगे, 0 के अंदर पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे अपने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को, तो आपके पास ये पूरा की पूरा क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। और अगर आपके पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाता है 0, और आप लोग इसी को यूज करने वाले क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, और आप लोग अगर निकाल रहे होगे x इक्वल टू 1 के ऊपर अपनी एवरेज वैल्यूज को, तो आप लोग यहां पर क्या पुट करने वाले हो, आप यहां पुट करने वाले हो 0 इनटू में ऑपरेटर इनटू में 0, आपके पास पूरा पूरा क्या निकल जाएगा, एवरेज वापस निकलने वाली है 0 के बराबर। तो ध्यान रखना कि अगर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो वेव फंक्शन होता है, अगर वो वेव फंक्शन आपके पास फाइनाइट नहीं है, हर एक वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर, यानी कि x की हर एक वैल्यू के ऊपर, अगर आपका फंक्शन x का वेरिएबल है, तो वो x की सारी वैल्यू के ऊपर जो भी आपको लिमिट्स गिवन है उसके अंदर जितनी भी आपके पास x की वैल्यू होती है, उन सभी वैल्यू के ऊपर आपके फंक्शन को एक फाइनाइट वैल्यू रखनी है। अगर आपके पास वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आपके पास जो ऑब्जर्वेबल होता है वो आपके पास इनफाइनाइट भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसके ऊपर से आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में कि आप यहां पर करेक्शन भी कर लेना, यहां पर आएगा आपके पास 1 अपॉन में इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपसे क्या कह रहा था। बाकी एक डाउट आपके पास यहां पर ये हो रहा था कि मैं यहां पर बता देता हूं आपको ऑप्शन नंबर H की, हम लोग यहां पर ऑप्शन नंबर H को किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो H वाला पार्ट आपके पास यहां पर है x अपॉन में e रेज टू दी पावर x, तो मैं इसको लिख सकता हूं x इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस x। और आप लोग इसको ध्यान से देखिए, आप लोग इसको हाइड्रोजन एटम के अंदर बार बार यूज करते हुए आए हो। आप लोगों ने वहां पर यूज किया था r इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस अल्फा r वाला टाइप फंक्शन आपके पास था। तो अगर आप लोग इसको हाइड्रोजन एटम के अंदर यूज कर चुके हो, दैट मींस आपके पास कैसा हो जाएगा, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हो जाएगा। बाकी आप लोग यहां पर इसको लिमिट्स के अंदर यूज कर भी डिफाइन कर सकते हो। आपके पास यहां पर लिमिट क्या है, 0 आपके पास यहां पर क्या है, इनफाइनाइट है। तो मैं पहले यहां पर पुट करने वाला हूं 0, आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है 0 इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस का क्या बनने वाला, बन जाएगा आपके पास 0 के बराबर। आप पुट करने वाला इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस का इनफाइनाइट क्या बनने वाला है इनफाइनाइट इंटू में 0। और केमिस्ट्री के अंदर आपके पास ये क्या होने वाला है, मैं बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी, 0 इंटू में क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो आपके पास ये पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, 0 के बराबर ही बन जाएगा। यहाँ पास क्या होती है, यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो आप लोग यहाँ पर इसको भी एज ए सच यूज कर सकते हो। और आप लोग इस फंक्शन को हाइड्रोजन एटम के अंदर बहुत बार यूज भी करते हुए आए हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पर अपने एच वाले पार्ट को करना है, कैसे आपको यहाँ पर बाकी सारे पार्ट्स करने हैं। बस यही तो डाउट थे। तो आप आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को कि आखिर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ फॉर्मुलेज याद करेंगे जिनके ऊपर से आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। और फॉर्मुला पास कैसे हैं, वो पोस्ट क्वांटम के फॉर्मुले, यानी कि 1926 से पहले के आपका जो क्वांटम होती है उसके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। आई एम सॉरी, मैं बार बार पोस्ट क्वांटम बोल रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए प्री क्वांटम, यानी कि 1926 से पहले वाली क्वांटम के ऊपर। तो मैंने अभी तक जितनी बार भी पोस्ट क्वांटम बोला है उसको ठीक करें। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर प्री क्वांटम की, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन से पहले वाली क्वांटम के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, उन फॉर्मुले को यहाँ बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर याद करने वाले हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। पी
आपके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्या होता है, एम इंटू में वी होता है, एच अपन में एम वी हो जाएगा। या आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, अंडर रूट ऑफ 2m ई हो जाएगा, ये भी आपको पता है, इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m kt होता है, ये भी आपको पता है, इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m ev होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूलेस आपको पहले से ही पता है, इनको हम लोग पहले भी इस लेक्चर सीरीज के अंदर यूज कर चुके हैं, तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई भी क्वांटम पार्टिकल बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, तभी आप लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे जो कि आपके पास होता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के अंदर, यानी कि कैसे आप लोग अपनी वेवलेंथ को और टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पार्टिकल और वेव नेचर को ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। यहां हम लोग बात कर रहे हैं वेवलेंथ की, यहां हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। या आपके पास होता है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास होता है, या आपके पास कहां पर होता है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपके पास यहां पर होता है। तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे इस फॉर्मूले को जब आपके पास क्वांटम पार्टिकल कैसा हो, बिल्कुल फ्री स्टेट के अंदर हो, यानी कि एकदम फ्री टू मूव हो। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आता है इस टाइप का, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास न्यूट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है। तो आपको यहां पर डायरेक्टली यूज करना है अपने इस वाले फॉर्मूले को, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m kt। मैं यहां पुट करने वाला टेम्परेचर की वैल्यू को, आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है वो हमारा गिवन भी है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -27 kg। यहां पर आपके पास क्या है, 2 कांस्टेंट होता है, कि आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। आपको यहां पर सारी वैल्यूज को पुट करना है और अपने लैम्डा को यहां पर निकालना है। लेकिन अगर आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपके पास जो न्यूट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है वो किसी बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, यानी कि किसी बॉक्स के अंदर फिक्स है और किसी एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो मूव भी कर रहा है, चाहे 1D के अंदर मूव कर रहा हो, चाहे 2D में कर रहा हो, चाहे 3D के अंदर कर रहा हो, लेकिन वो एक बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, तो आपके पास वो क्वेश्चन किसका बन जाएगा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का बन जाएगा। उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर आपके पास प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, रिलेटिव चार्ज क्या होता है, आपके पास चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है इन केजी। आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। बाकी आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक के ऊपर से, वहां पर आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जरूरत पड़ रही होगी तो आपको वो क्वेश्चन के अंदर ही देकर रखेगा। बाकी आप लोग यहां पर इसको याद भी कर सकते हो कि आपके पास प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है और आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है कूलम के अंदर और इनका मास कितना होता है केजी के अंदर। ये सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, यानी कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपका क्वांटम पार्टिकल किसी बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर मूव कर रहा है, चाहे वो बॉक्स कितनी भी लेंथ का हो, चाहे 0 से L का हो, 0 से 2L का हो, 0 से 3L का हो, लेकिन अगर आपके पास उस पार्टिकल का जो मोशन है वो कन्फाइंड है किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, चाहे पार्टिकल इन 1D हो, पार्टिकल इन 2D हो, पार्टिकल इन 3D हो, लेकिन अगर क्वांटम पार्टिकल आपके पास कन्फाइंड हो जाएगा तो ध्यान रखना उसकी वहां पर पोटेंशियल क्या होती है, 0 होती है। उसकी वजह से आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट व्हेन द क्वांटम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो, इज कन्फाइंड टू मूव इन ए बॉक्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, देन वी हैव टू यूज अ डिफरेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 पाई m kt। आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, एक पाई आ जाएगा एक्स्ट्रा। इसको हम लोग कहां पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जब मैंने आपको पढ़ा था ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स देख लिए होंगे। CSIR नेट के अंदर कम से कम 8 मार्क्स के पूछ जाती है थर्मोडायनामिक्स। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग देख लेना, मैं यहां पर ऊपर दे दूंगा आई बटन, आप लोग यहां पर क्लिक कर भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको सबको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप लोग उससे पहले पढ़ लोगे थर्मोडायनामिक्स तो आपको और भी अच्छे समझ में आने वाली है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो वहां हमने पढ़ा था कि आपके पास यहां पर क्यू ट्रांसलेशन क्या होता है, या आपके पास क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है कोरस्पोंडिंग टू ट्रांसलेशन मोशन। या आपके पास क्या होता है, इज इक्वल टू 2 पाई m kt की पावर 3/2 डिवाइड बाय h क्यूब इंटू में v। आपके पास यहां पर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और मैं इसको क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलने वाला था लैम्डा क्यूब। या आपके पास क्या होता है, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के ऊपर अगर आपका पार्टिकल किसी बॉक्स के अंदर कन्फाइंड हो जाएगा मूव करने के लिए, तो आप लोग वहां पर उसको बोलते हो थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका फॉर्मूला पास क्या बन जाएगा, h अपॉन में 2 पाई m kt की पावर 1/2। या पास यहां पर क्या है, ये आपके पास है लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई m kt की पावर 3/2, 2 पाई m kt की पावर 3/2 डिवाइड बाय h क्यूब। यहां पर लगा दो, हटा वाला क्यूब क्या बन जाएगा आपके पास, क्यूब रूट बन जाएगा। बस पूरा क्या बनने वाला है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में 2 पाई m kt की पावर 1/2। आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपके पास आने वाला है कुछ इस टाइप से, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एट 25 डिग्री
सेल्सियस व्हेन इट इज कन्फाइंड टू मूव इन ए बॉक्स ऑफ वॉल्यूम 100 ml। तो अगर आपके पास जो क्वांटम पार्टिकल है वो किसी बॉक्स के अंदर मूव करने के लिए कन्फाइंड है तो आप क्या यूज करने वाले हो, आप वहां पर यूज करने वाले हो इस वाले फॉर्मूले का। लेकिन अगर आपका पार्टिकल किसी बॉक्स के अंदर नहीं है, वो एकदम बाहर स्पेस के अंदर फ्री है, तो आप लोग वहां पर यूज करने वाले हो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2mkt वाला फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब फॉर्मूला यूज करना है अपना ये वाला यानी कि लैम्डा वाला फॉर्मूला को यूज करना है और कब आपको अपना पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है। वो सारी की सारी बातें आपको हर वक्त पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ पर कन्वर्जन करना आता हो कि कैसे आप लोग लिख रहे हो यहाँ पर मोमेंटम को m इंटू में भी, कैसे आप लोग लिख रहे हो मोमेंटम को अंडर रूट ऑफ 2me और कैसे आप लोग यहाँ पर इसको लिख रहे हो अंडर रूट ऑफ 2mev। इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सारे के सारे कन्वर्जन भी करने आते हो। अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले को जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर चुके हो इस पूरे कोर्स के अंदर। क्वांटम केमिस्ट्री नंबर 1 के अंदर पार्टिकल इन बॉक्स को पढ़ते हुए हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा x इंटू में px और हम लोगों ने एसएचओ को पढ़ते हुए कैलकुलेट किया था डेल्टा x इंटू में px और हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम को पढ़ते हुए कैलकुलेट किया था डेल्टा r इंटू में डेल्टा pr। तो आपको वो सारे के सारे फॉर्मूलेस तो पहले ऐसा याद होने चाहिए, बाकी आपको यहाँ पर यूज करना है डेल्टा x इंटू में डेल्टा px इज इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई। वैसे बेसिकली क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन में 2 पाई होता है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो आप लोग वहां पर क्या यूज करने वाले हो इक्वल टू ही यूज करने वाले हो। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मोमेंटम को मास इंटू में वेलोसिटी और आपके पास अगर कोई भी क्वांटम पार्टिकल होगा तो उसका मास क्या होने वाला है कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसको क्या लिख दूं, मैं इसको लिख दूंगा मास इंटू में अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो आप लोग यहां से निकाल सकते हो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बस क्या हो जाएगा h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 पाई m डेल्टा x। आपके पास यहां पर क्या गिवन है, आपके पास यहां पर गिवन है डेल्टा x पास क्या होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होता है, डेल्टा px क्या होता है अनसर्टेनिटी मोमेंटम होता है, डेल्टा vs क्या होता है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी होता है, m क्या है मास है, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट। तो आपको यहां पर ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद आपको यहां पर देखनी है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम। ये सारे के सारे फॉर्मूले पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस अब हम लोग क्या बना रहे हैं नोट्स बना रहे हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूले यहां पर एक साथ लिखे हुए हैं। एनर्जी और टाइम का आपके पास अनसर्टेनिटी क्या होता है h अपॉन में 4 पाई के ही बराबर होता है। ऑफ कोर्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आया तो मैं यहां पर क्या यूज करने वाला हूं उसको इक्वल टू ही यूज करने वाला हूं। मैंने यहां पर लिखा हुआ है एनर्जी को, मैंने यहां पर लिखा हुआ है एनर्जी को h न्यू, मैंने यहां पर क्या लिया हुआ आंसर यहां पर क्या बस क्या बन जाएगा अनसर्टेनिटी बन जाएगा। h आपके पास यहां पर क्या होता है कांस्टेंट ही होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा h इंटू में अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी और मैं इसको लिख सकता हूं h इंटू में c इंटू में अनसर्टेनिटी इन वेव नंबर। तो आई होप कि आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को और वेव नंबर को कन्वर्जन करना आता होगा। तो आपको यहां पर याद करना पड़ेगा कि आपके पास अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 4 पाई इंटू में डेल्टा टी। आपके पास यहां पर अनसर्टेन वेव नंबर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई सी इंटू में डेल्टा टी। आपके पास यहां पर डेल्टा टी क्या है अनसर्टेनिटी इन टाइम है, या आपके पास क्या है अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, आपके पास ये क्या है अनसर्टेनिटी इन वेव नंबर है, या आपके पास क्या है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है। तो आई होप कि आपको यहां पर सारी की सारी टर्म क्लियर हो गई होगी और आपको यहां पर याद करना है अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इनटू में अनसर्टेनिटी इन एंगल क्या होता है, यानी कि डेल्टा जे इनटू में डेल्टा फाई क्या होता है। तो वो भी आपके पास क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई होता है। तो इन फॉर्मूलेस के ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले यहां पर याद होने चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि आखिर बोर थ्योरी आपसे क्या कह रही थी, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन से पहले आपके पास क्या आई थी, आपके पास आई थी बोर थ्योरी। तो वो आपसे क्या कह रही थी, वो आपसे कह रही थी कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, आपके पास यहां पर जो बोर थ्योरी थे उसके कुछ पोस्टुलेट थे और पहला पोस्टुलेट पास क्या था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वापस क्या होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर इस तरीके से घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है क्वांटाइज होता है, यानी कि वो क्या होने वाला है इंटीजर मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट होता है। आपस क्या होने वाला है वो n इंटू में h कट होता है। आपस यहां पर h कट क्या है h अपॉन में 2 पाई है। ये आपको सारी की सारी बातें बताई गई थी बोर थ्योरी के अंदर पोस्टुलेट नंबर 1 के अंदर। तो आई होप कि आपको यहां पर ये वाली बात भी याद हो कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये आपको होने वाला है मास इंटू में वेलोसिटी इंटू में रियल डिस्टेंस, कि आपके पास जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से mvr इज इक्वल टू n इंटू में h कट के बराबर। उसके बाद मैंने यहां पर क्या पुट किया हुआ, मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर किया हुआ है कूलम्बिक फोर्स से। आपके पास यहां पर होता है न्यूक्लियस, आपके पास यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन और ये क्या कर रहा होता है इस तरीके से यहां पर रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इसके पास क्या होता है कूलम्बिक फोर्स भी होगा। पास यहां पर क्या होने वाला है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q1 इंटू में q2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहां पास क्या हो जाएगा कूलम्बिक फोर्स हो जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। आपके पास यहां पर चार्ज क्या होने वाला है z इंटू में e रहेगा, आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा e रहेगा। तो आपके पास यहां पर क्या बनने वाला है z इंटू में e डिवाइड बाय r का स्क्वायर। आपके पास न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, आपके पास एटॉमिक नंबर इंटू में e, यानी कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्या हो जाएंगे वो z के बराबर हो जाएंगे, और एक के ऊपर चार्ज क्या होता है e होता है। तो आपके पास न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है z e के बराबर हो जाता है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है e के बराबर होता है। तो आपके पास पूरा क्या बनने वाला है z e इंटू में e डिवाइड बाय r
का स्क्वायर हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ लेकर चल रहा हूं यहाँ पर मैग्नीट्यूड, बाकी मुझे ये पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस का जेड चार्ज होगा। तो बस मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिर आपके पास यहाँ पर पोस्टुलेट्स क्या कह रहे थे। तो पोस्टुलेट नंबर 2 आपके पास था कि mv स्क्वायर यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वलेंट टू ZE का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में r का स्क्वायर। आप लोग प्लीज बोर्ड के जितने भी पोस्टुलेट थे आप लोग उनको पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि आखिर बोर्ड के पोस्टुलेट क्या क्या थे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ऑल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर सेंटर्ड एट द न्यूक्लियस, नॉट ऑल क्लासिकली पॉसिबल ऑर्बिट आर अवेलेबल टू एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक न्यूक्लियस होने वाला है, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। बस क्या था, पहला पोस्टुलेट था बोर का, उसके वापस आया था सेकंड पोस्टुलेट, वापस क्या था मैं आपको दिखा देता हूं अभी। फर्स्ट क्वांटाइजेशन कंडीशन यानी कि आपके पास जो पोस्टुलेट नंबर 2 था वो दे रहा था आपको फर्स्ट क्वांटाइजेशन कंडीशन, वापस क्या होती है, इन nth ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम दैट इज ln, यानी कि nth ऑर्बिट के अंदर आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है ln आपके पास जो होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, यानी कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है इन nth ऑर्बिट वापस क्या होने वाला है, क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि इंटीजर मल्टीपल होता है ऑफ h कट। दिस पोस्टुलेट आल्सो सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एज ln आपस क्या होने वाला है, m, यानी कि m आपस क्या है, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, vn क्या है कि आपके पास वेलोसिटी कितनी है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिटल के अंदर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आपके पास यहाँ पर क्या है rn, यानी कि आपका जो nth ऑर्बिटल है उसका डिस्टेंस क्या है आपके न्यूक्लियस से। तो आपके पास l क्या हो जाएगा, mvr, यहाँ पर क्या होता है n इंटू में h कट होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास h कट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, आपके पास rn क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल है, आपके पास vn क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल आपके पास आएगा, इन nth ऑर्बिटल आपके पास आएगा, m आपके पास यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ln आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट, आपके पास यहाँ पर भी क्या आने वाला है, ऑर्बिट ही आएगा। तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना। तो आपके पास चलेगा, बस l क्या होता है, l इक्वल टू mvr इज इक्वल टू n इंटू में h कट होता है, बस क्या है, ये आपके पास सेकंड पोस्टुलेट है आपकी बोर थ्योरी का। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है पोस्टुलेट नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट वेयर इट्स एनर्जी इज En। आपके पास कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है बोर थ्योरी के अंदर कि आपके पास बीच में आपके पास यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, पास यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं कुछ इस टाइप से। आपके पास ये कैसा होता है, आपके पास बिल्कुल क्वांटाइज होता है। आई होप कि आपने ये डायग्राम पहले भी देखा होगा क्लास 11th और 12th के अंदर। फिर पोस्टुलेट नंबर 3 के अंदर कहा गया कि आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ऊपर भी आ सकते हैं और एनर्जी को बाहर निकाल कर कहां जा सकते हैं, आपके पास नीचे भी आ सकते हैं। यानी कि एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट वेयर इट्स एनर्जी इज En टू Em वेयर इट्स एनर्जी इज Em। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर क्या कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या फिर क्या करे, वो एनर्जी को रिलीज करे। व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब ए फोटोन द इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन टू हाई एनर्जी ऑर्बिट। जब वो एब्जॉर्ब करेगा वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जब वो एमिट करेगा कहां चला जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिट ए फोटोन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स टू ए लोअर एनर्जी ऑर्बिट। आई होप कि आपको वाली बातें भी समझ में आ गई होगी। क्लास 11th और 12th की बात है और मैंने यहां पर सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल के अंदर लिखी हुई है। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। और इस पोस्टुलेट से आपको पता चला था कि आपके पास जो रिडबर्ग फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से हमने यहां पर डिफाइन किया था। हमने यहां पर डिफाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विद द साइमल्टेनियस फोटोन एब्जॉर्प्शन और फोटोन एमिशन टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली द अलाउड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से सेटिस्फाई द सेकंड क्वांटाइजेशन कंडीशन। आपके पास बोर थ्योरी के अंदर थी दो क्वांटाइजेशन कंडीशन। पहली क्या थी, L इज इक्वल टू mvr इंटू में n इंटू में h कट। आपके पास दूसरी क्या है, आपके पास यहां पर होने वाली है कि वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके हिसाब से वो क्या कर लेगा, यहां पर ट्रांजिशन करने वाला है। अगर आपके पास यहां पर ऑर्बिट है n ऑर्बिट, यहां पर होने वाली m ऑर्बिट, और आपके पास यहां पर इनके बीच में गैप क्या हो जाएगा, Em माइनस का En हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या ले लिया, इसका मोड ले लिया है। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं कि n नीचे है m ऊपर, मैंने यहां पर क्या ले लिया, उसका मोड ले लिया है। तो अगर आपके पास जो आने वाली एनर्जी है अगर वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कहां चला जाएगा, आपके पास E से N से वो कहां चला जाएगा, M के अंदर चला जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। और अगर वो M से N के अंदर आ रहा होगा वो क्या कर देगा, वो बिल्कुल इतनी एनर्जी क्या कर देगा, वो बाहर की तरफ रिलीज कर देगा। आपके पास क्या था, पोस्टुलेट नंबर 3 था बोर का। बाकी आप लोग इसको पढ़ते हो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर, और आप लोगों ने इस पोस्टुलेट का यूज क्या निकाला था, आपने यहां से निकाल रखा है रिडबर्ग फॉर्मूला। आपके क्या होता है, वो 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू में 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। यहाँ पास का कहां होता है, यहाँ पास होने वाला है क्लास 11th के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मूला आता होगा। इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते नेट के अंदर से, लेकिन अगर आ गया तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको ये फॉर्मूला हर वक्त याद होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी पता होना चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हो MSc, अगर आप लोग MSc के अंदर हो या फिर आप लोगों ने MSc पास कर ली है तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये आपकी हेल्प करेंगे आगे जाकर टीचिंग करने के अंदर या फिर PhD करने के अंदर। तो आपको ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट है आपको पता होना चाहिए। पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप कि आपको आता होगा। आपके पास यहाँ पर कोई मेटल होता है, आपके पास यहाँ पर फोटोन आएगा। फोटोन यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ पर
पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर आपके पास इस फोटोन की क्या होती है, इनफ और सफिशिएंट एनर्जी होती है, यानी कि उसकी एनर्जी क्या होती है, इसके वर्क फंक्शन से, इस मेटल के वर्क फंक्शन से आपके पास क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो आई होप कि आपको ये चीजें आती होंगी कि आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, h इंटू में एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि h इंटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस का आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या हो जाएगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बस यहां पर क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन थी। तो आप लोग यहां पर पढ़ लेना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपके पास यहां पर इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन के ऊपर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये आता हो। और साथ में आपको पढ़ने यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट और मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सोमरफील्ड मॉडल में यहां पर लिखा हुआ है, कॉम्पटन इफेक्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, स्टर्न गिराक एक्सपेरिमेंट में यहां पर लिखा हुआ है, स्टार्क एक्सपेरिमेंट में यहां पर लिखा हुआ है और जीमैन एंड एना मेलेस जीमैन इफेक्ट भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो आप लोग यहां पर इन सबको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, इनके ऊपर आप लोग आर्टिकल्स पढ़ सकते हो विकिपीडिया के अंदर या फिर और किसी वेबसाइट के अंदर, आपको सबको समझ में आ जाएगा। इनके ऊपर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, इसलिए आपको नहीं कह रहा हूं। बाकी आपको एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता होगा तो आप लोग बाकी सभी चीजें क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छे समझ सकते हो। अब उसके बाद मैंने यहां पर लिखे हुए कुछ क्वेश्चन जिनको हम लोग करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जो क्वेश्चन आगे बच गए थे, जो आपके पास आए हुए थे गेट एग्जाम के अंदर, IIT जैम के अंदर जो क्वेश्चंस बच गए थे वो मैंने यहां पर लिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपके पास एटॉमिक टर्म सिंबल आप लोग कैसे निकालते हो और मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल कैसे निकालते हो। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आपको एटॉमिक टर्म सिंबल की जरूरत क्यों पड़ने वाली है। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आखिर आपको एटॉमिक टर्म सिंबल की जरूरत क्यों पड़ती है। बाकी मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आखिर आप लोग एटॉमिक टर्म सिंबल क्यों पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे और साथ आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, हमें पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।